सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी कि एक कंपनी कहां कहां से फंड्स अरेंज कर सकती है। व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर अ कंपनी कैन अरेंज इट्स फाइनेंस। इस चैप्टर का मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। इस चैप्टर में एक न्यूली एडेड पोर्शन है जो पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ है सीधे 2026 एग्जाम्स के लिए। इससे पहले ये टॉपिक कभी भी सिलेबस में नहीं था। जो लोग भी मेरा बुक यूज कर रहे हैं, मेरे बुक में भी ये टॉपिक नहीं है, बिकॉज बुक पहले प्रिंट हुई थी, टॉपिक बाद में आया था, टॉपिक अप्रैल मंथ के एंड में आया था। बट डोंट वरी, एवरीथिंग एल्स इज देयर इन द बुक। और ये जो टॉपिक नहीं है वो मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा, इसी वीडियो में इसकी नोटिंग भी दिखाऊंगा। आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का इसका नोटिंग है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम में आंसर कर पाओ इस तरीके से मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। आइए, ज्यादा बात ना करते हुए सिलेबस को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, फंड्स को यानी फाइनेंस को हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पैसे को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म फंड्स है। सो लॉन्ग टर्म कितना होने से लॉन्ग बोलेंगे, देखो 12 मंथ्स, 12 मंथ्स यानी 1 साल और मोर को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। यानी आपने पैसे अरेंज किए और वो पैसे आप 5 साल के लिए यूज कर रहे हो, 10 साल के लिए यूज कर रहे हो, वो पैसे को आप 8 साल तक यूज करेंगे, यानी मोर देन 12 मंथ्स है ना, तो फिर उसे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहोगे। ऐसे फाइनेंस को लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको 2 महीने के लिए फंड्स की जरूरत है, 6 महीने के लिए फंड्स की जरूरत है, 1 वीक के लिए फंड्स की जरूरत है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, जो भी मैं स्क्रीन पे लिखूं साथ साथ में आप भी लिखते रहना। ठीक है, जिनके पास भी मेरा बुक है तो आपको जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वो मेरे बुक में भी लिखा हुआ है। ऊपर नीचे जो भी मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूं वो आप भी लिखते रहिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। जो भी मैं लिखता रहूं आप भी थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा, एग्जाम में ये सब 1 नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं इक्विटी का। अच्छा देखो, यहाँ पे काफी सारे सोर्सेस है। ठीक है, काफी सारे सोर्सेस आपको दिख रहे हैं। हम लोग सबसे पहला सोर्स का बात कर रहे हैं, इक्विटी। कहां कहां से पैसे ला सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस है। पहला सोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्विटी का। ठीक है, तो इक्विटी का मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आगे की जर्नी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो डिफिकल्ट करना है क्या, नहीं ना। तो यहां पे अब आपको 2 मिनट बहुत अटेंशन के साथ सुनना है। ठीक है, देखो ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, 100% इस बिजनेस का ओनर मैं हूं। 100% इस बिजनेस की इक्विटी मेरे पास है। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं। 100% बिजनेस किसका है, मेरा है। ठीक है, बट मुझे करना है एक्सपेंशन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करेंट लेवल ऑफ द बिजनेस, मुझे करना है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या बस सोचने से हो जाएगा, नहीं, वी नीड फाइनेंस फॉर दैट। तो फाइनेंस के लिए मैंने अपने 3 खास दोस्तों को कांटेक्ट किया और अपने 3 खास दोस्तों को मैंने बुलाया। ये है मेरे वो 3 खास दोस्त जो मेरे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, तो ये तीनों को तो आप जानते ही होंगे। ये 3 मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन तीनों ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगाएंगे, बदले में हमें चाहिए 25% इक्विटी ईच। यानी जिस बिजनेस का मैं 100% ओनर था, अब क्या 100% ओनर रहूंगा, नहीं, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस का हिस्सा बेच दिया बड़े दुख के साथ। जो बिजनेस को मैंने जीरो से तैयार किया था, जो पेड़ की मैंने बीज लगाई थी, अब उस पेड़ के फल खाने के लिए लोग आ गए। चलो कोई बात नहीं, पैसे दे रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो 25% जो है इस बिजनेस का, 25% वो मेरे साथ रह जाएगा। 100 से 25 पे आ गया। और 25% जो है वो मैं इंडियन टीम कैप्टन रोहित शर्मा को दे दूंगा। बाकी 25% जो है वो मैं किंग कोहली को दे दूंगा। बाकी 25%, देखो 2 + 5 कितना होता है, बाकी 25% जो है वो मैं थाला को दे दूंगा।
तो इस तरीके से अब मेरे कंपनी के 4 टुकड़े हो गए। सर ये टुकड़े करने जरूरी थे क्या? क्या आप लोन नहीं ले सकते थे? क्या आप किसी और तरीके से पैसे नहीं, ये बिजनेस का हिस्सा देना जरूरी था क्या? देखो भाई, ऐसा है कि इक्विटी सबसे पहले आना चाहिए बिफोर यू गो टू प्रेफरेंस शेयर्स और बिफोर यू गो टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स यानी कि लोन। तो इससे पहले कि आप किसी और रास्ते में जाए, सबसे पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के बिजनेस के टुकड़े करने ही होंगे। अच्छा, ये जरूरी है? हाँ ये जरूरी है। अच्छा देखो, और क्या होगा इसके बाद, और क्या मिलेगा इन लोगों को? तो इन लोगों ने बेसिकली पैसे लाए, इन लोगों ने बेसिकली बिजनेस में पैसे लाके दिए हैं, इन लोगों ने बिजनेस में पैसे लाके दिए। और बदले में इनको क्या मिला? बदले में मैं इनको 25% अपने बिजनेस का हिस्सा दे दूंगा। वो हिस्से का मैं इनको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, ठीक है, कि 25% ओनर बन गए ये लोग, ऐसा एक सर्टिफिकेट लिखकर मैं उनको दे दूंगा प्रूफ के लिए कि ये रखो, सर्टिफिकेट रखो, ये प्रूफ है 25% तुम हो गए ओनर। इसी इसी को हम लोग कहेंगे इक्विटी शेयर। वो लोग कहेंगे आई एम इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर को पकड़ने वाला होल्डर हो गया, ठीक है। तो वो शेयर मैंने उनको दे दिया। आगे बताओ। आगे ये है कि इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, नो प्रेफरेंस किसमें? डिविडेंड में। तो ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड देखो क्या होता है, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। सपोज 400 रुपीज प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 400 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो ये 400 हम चारों में बटेगा, बताओ मैथमेटिक्स से जीनियस, कितना कितना करके बटेगा? 100 करके, ठीक है ना। कुछ लोग तो इसमें भी कैलकुलेटर निकाल लेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेटर पे करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो 400 रुपए अगर हम सब में बटेगा तो 100 करके बटेगा। वो 100 क्या है? डिविडेंड। क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? डिविडेंड। डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे। तो व्हाट द शेयर विच वी गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। 400 क्या है? 400 तो पूरा प्रॉफिट है, और 400 का जो 4 टुकड़ा होगा वो एक एक टुकड़े को कहेंगे डिविडेंड। सर तो ये नो प्रेफरेंस क्या लिखा है? मतलब देखो, आगे जाके ना एक और शेयर आएगा, अभी तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर, आगे जाके एक और आएगा प्रेफरेंस शेयर। तो बात ऐसा है ना दोस्त, कि प्रेफरेंस वालों को पहले पैसा मिलता है, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलता है, उनको पहले मिलेगा डिविडेंड। और हमें हमें नो प्रेफरेंस, हमें पहले नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो बाद में खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, वही तो बोल रहा हूं ना, नो प्रेफरेंस, हमें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। तो प्रॉफिट पाना या नहीं पाना, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, एक ही साथ सब कुछ नहीं समझना है। तो अभी तक आपने क्या समझा? इक्विटी क्या हुआ? इक्विटी हुआ बिजनेस का हिस्सा, जो पहले 100% मेरे पास था, पहले 100% मेरे पास बिजनेस का हिस्सा था, अब 25% मेरे पास है, तो मैंने 25% बाकी लोगों को बांट दिया, 25 तीन लोगों को बांट दिया। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। ये करना जरूरी है, यस, सबसे पहले यही करना है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल भी जब रीपेड होगा तो हम लोग लाइन में लास्ट में खड़े रहेंगे। ये जो पैसे डाल रहे हो ना बिजनेस में, शुरू में मैंने डाला पैसा, फिर मेरे 3 दोस्तों ने डाला पैसा, तो हम 4 भाई ने जो पैसे डाले हैं बिजनेस में, ये कब वापस मिलेगा? ये मिलेगा वापस वाइंडिंग अप के टाइम में। सर वाइंडिंग अप मतलब? वाइंडिंग अप मतलब वाइंड अप करो, बिजनेस खत्म। तो जब बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा तो पैसे वापस मिलेंगे सबको। तो वो वापस मिलने टाइम भी हम लोग लास्ट में खड़े रहेंगे दोस्त। हम 4 भाई लास्ट में खड़े रहेंगे लाइन के। पहले कौन खड़ा रहेगा? पहले जो कंपनी के स्टाफ है वो खड़े रहेंगे, जो लेबर्स है वो खड़े रहेंगे, ठीक है। सरकार खड़ी रहेगी टैक्स लेने के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा रहेगा, हमसे आगे वो खड़ा रहेगा। हम लोग सबसे लास्ट में खड़े रहेंगे, मालिक हमेशा आखिर में खड़े रहते हैं, जो बचा वो लेकर घर जाएंगे, वरना नहीं, अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लेकर घर जाएंगे। बिजनेस की यही तो कड़वी सच है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ही चीज अच्छी बात है कि हमें वोटिंग राइट मिलेगा, हमें कंपनी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर डिसीजन लेने की पावर मिलेगी। वी विल गेट द राइट टू वोट। वोटिंग के थ्रू हम लोग किसी भी डिसीजन को पास करवा सकते हैं या रिजेक्ट करवा सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो पावर हमारे पास रहेगा। चलिए
अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है एडवांटेज पे। एडवांटेज वो भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहां पे मैं आपको समझा तो दूंगा, ठीक है, और समझा तो मैं यूट्यूब में वैसे भी देता हूं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाने के बाद लिखने में तब भी प्रॉब्लम होता है, उनको पॉइंट्स लर्न नहीं होता, मेमोराइज नहीं होता है। तो ओनली फॉर दोज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हैं लेकिन मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, लर्न नहीं कर पा रहे उस पोर्शन को, तो आप मेरे ऐप में दिए हुए पोर्शन का यूज कर सकते हैं। मेरे ऐप में मैंने चैप्टर वाइज लर्न विथ मी सेशंस बनाया है, जिसमें मैं खुद आपको ये टॉपिक्स लर्न करवाऊंगा यूजिंग सर्टेन मेमोरी टेक्निक्स, यूजिंग सर्टेन शॉर्ट स्टोरीज, यूजिंग सर्टेन साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स लर्न हो जाए और फिर आप एग्जाम में उसको लिख कर आ पाओ। वरना क्या फायदा सिर्फ समझने का। तो ओनली दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इस चीज में, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत जगह हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, तो आप उस पोर्शन का यूज कर सकते हो। दिस इज गिवन इन माय ऐप। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग भी ये कोर्स का हिस्सा बनेंगे उनको बुक वैसे भी होम डिलीवर कर दी जाएगी, आपको सेपरेटली फिर कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, बुक आपको इंक्लूडेड है इन द कोर्स इटसेल्फ। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट्स आपको करते हुए चलना है। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट्स आपको करते हुए चलना है। सबसे पहले, नो बर्डन ऑन अर्निंग। कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्यों सर, डिविडेंड नहीं बांटना है क्या, प्रॉफिट नहीं बांटना है क्या ओनर्स को? कोई प्रेशर नहीं है। यहां लिखा है ना, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। क्या लिखा है यहाँ पे? पॉइंट नंबर 2 पे देखो, नो प्रेफरेंशियल राइट्स, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। तो ये शेयर होल्डर्स को कोई राइट्स ही नहीं है डिविडेंड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस लेने का। तो कंपनी के पास भी कोई प्रेशर नहीं है डिविडेंड पे करने का। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देंगे, कम प्रॉफिट होता है तो कम डिविडेंड देंगे, और नहीं होता है प्रॉफिट तो नहीं देंगे। तो कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे यू डिविडेंड। तो कंपनी इज अंडर नो बर्डन और नो प्रेशर फॉर अर्निंग। तो कंपनी आराम से, इट कैन टेक इट्स टाइम टू ग्रो। लॉन्ग टर्म में कुछ दिन लॉस झेलने पड़ते हैं, तो कंपनी कैन डू इट विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट आता परमानेंट कैपिटल। एक बार जो पैसे आ गए वो परमानेंट है कंपनी में, मतलब एक बार इन लोगों ने पैसे डाल दिए तो वो पैसे परमानेंटली कंपनी में आ गए। मान लो हम चारों ने 500 रुपए डाले हैं, तो मैंने 500 डाले, रोहित शर्मा ने 500 डाले, धोनी ने 500 डाले, कोहली ने 500 डाले, 2000 रुपए कंपनी में आ गए। तो ये 2000 रुपए कंपनी में परमानेंट है। सर मतलब अब किसी को जाना है तो उसे पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे ना, कंपनी से नहीं मिलेंगे, कंपनी से पैसे नहीं मिलेंगे। अब अगर जाना है, मान लो धोनी को जाना है, ठीक है, धोनी वांट्स टू रिटायर एटलीस्ट फ्रॉम आवर कंपनी, ठीक है, आईपीएल तो वो हमेशा खेलेंगे, बट हमारे कंपनी से वो जा रहे हैं, तो इसको अपना 500 वापस चाहिए। कंपनी बोलती है नो, कंपनी विल नॉट गिव। ये पैसा तो भैया सील हो गया, कंपनी में ही रखा रहेगा, देंगे ही नहीं। तो अब धोनी बेचारा क्या अपना 500 छोड़ के जाएगा? नहीं, धोनी पकड़ेगा किसी और को, जैसे कि ऋषभ पंत। तो धोनी ने ऋषभ पंत को बुलाया और उसको बोला कि तू मेरी जगह आ जा, मैं जाना चाहता हूं कंपनी से। तो ऋषभ पंत अग्री करता है। ऋषभ पंत बोलता है हाँ ठीक है आप जाओ, मैं आता हूं आपकी जगह। तो ऋषभ पंत लेकर के आएगा 500 रुपीज, वो 500 रुपीज लेकर के आएगा, ठीक है, और ये धोनी को मिल जाएगा। धोनी ये 500 लेके निकल लेगा। ऋषभ पंत ने 500 जो दिए वो अब ये वाला उसके नाम हो जाएगा। उसे तो ऐसे भी 500 लाने थे, ये जो पहले से परमानेंट है 500, ये अब ऋषभ पंत का शेयर हो जाएगा। धोनी कैन गो नाउ। ठीक है, सो ध्यान रखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे जो है वो परमानेंट है। एक बार जो पैसे आ गए अब वापस नहीं होंगे। अब लोगों को जाना है तो वो दूसरा किसी पर्सन को ढूंढे, उससे पैसे ले और जाए। कंपनी विल नॉट रिटर्न द मनी एक्सेप्ट वाइंडिंग अप। ठीक है, एक्सेप्ट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद हो रही है तब तो देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी नीड नॉट रिफंड, कंपनी के पास
लॉन्ग टर्म परमानेंट पैसे आ गए। नो चार्ज ऑन एसेट, आपको कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं। यही पैसा अगर आप बैंक से लेते तो बैंक आपको बोलता है कुछ गिरवी रखो, कुछ एसेट्स मॉर्गेज करो। क्या करो? मॉर्गेज करो, गिरवी रखो। यहां पे वो सब कोई चक्कर नहीं है। नो फंडा ऑफ एनी गिरवी, यू कैन जस्ट रेज मनी विदाउट एनी चार्ज ऑन एसेट। चार्ज मतलब गिरवी रखना, ठीक है? ओके। इन्वेस्टर को क्या फायदा? क्यों विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया? क्यों? क्योंकि उनको वोटिंग राइट मिलेगा। उनको सिर्फ पैसे नहीं देने, उनको कंपनी में डिसीजन लेने का पावर मिलेगा। नेक्स्ट, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, यानी अगर उन्होंने वादा किया था कि 500 देंगे तो बस 500 ही देना है, उनको 510 रुपीज भी नहीं देना पड़ेगा। कोई उनसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है? और हाँ, बेस्ट रीजन ये है कि जब कंपनी सक्सेसफुल होती है ना, तो डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलता है। जब कंपनी बहुत ग्रो कर जाती है तो बहुत डिविडेंड मिलता है। ये सबसे बेस्ट रीजन है इक्विटी खरीदने का। बट रिस्क है, ठीक है, लेकिन यही इक्विटी का मजा है। आइए डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो अगेन आप 2 to 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट तो करते हुए चलना, ठीक है? एटलीस्ट 3 पॉइंट तो करना। देखो, सबसे पहले हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इक्विटी की क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग इक्विटी खरीदते हैं, और जितना आप इक्विटी खरीदेंगे उतना आप क्या बनते जाएंगे? कंपनी के मालिक बनते चले जाएंगे। योर शेयर इन द कंपनी विल स्टार्ट राइजिंग। आज 25% है, कल और हिस्सा खरीद लिया, धीरे धीरे और हिस्सा खरीदते जा रहे हो, इक्विटी खरीदते जा रहे हो, तो आप क्या होता है ना, आपकी सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ जाती है कंपनी में। और अगर गलत लोगों के हाथ में कंट्रोल लग गया तो फिर वो मैनिपुलेट करते हैं कंपनी को किसी भी तरीके से, क्योंकि डिसीजन उनका हो जाएगा। फिर वोटिंग में वो यस या नो करेंगे। किसी गलत इंसान को इतना पावर मिल जाना ये ठीक नहीं है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज डिसएडवांटेजेस कि सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलती, सबको नंबर ऑफ शेयर्स पे वोटिंग राइट मिलती। तो मोर द शेयर यू हैव, मोर द वोटिंग पावर यू गेट। समझ गए? डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि परमानेंट है, पैसे वापस होते नहीं है, तो कभी कभी कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, ज्यादा पैसे आ जाते हैं। सर ज्यादा पैसे तो अच्छी बात है ना? देखो अच्छी बात नहीं है। देखो मान लो कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है? और इन दोनों का मैं आपको प्रॉफिट बताता हूं। प्रॉफिट कंपनी ए ने कमाया 500 रुपीज और कंपनी बी ने कमाया 600 रुपीज। सर कंपनी बी तो ज्यादा अच्छी कंपनी हुई? नहीं, देखो पूरी कहानी सुनो। अब मैं कैपिटल की बात करता हूं। कैपिटल यानी फंड्स कितना लगाया? 500 तो कमाए हो, कंपनी ए ने 500 कमाया है, बट पैसे कितने लगाए थे? पैसे लगाए थे 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज लगा के आपने 500 कमा लिया। वेरी गुड। अच्छा, कंपनी बी ने कैपिटल कितना लगाया था? फंड्स कितना लगाया था? कंपनी बी ने 10 लाख रुपीज लगाया था। अरे बाप रे, 10 लाख रुपए लगा के भी 600 ही कमाया। उसने तो 10,000 में ही कमा लिया, 1 लाख में कमा लिया। ये कितना है? 10,000 में ही कमा लिया था। कंपनी ए ने 10,000 लगा के 500 कमा लिए, और तुम भाई 10 लाख लगा के 600 कमा रहे हो। यू आर ओवर कैपिटलाइज्ड। कितना खराब लग रहा है तुम्हारा रिजल्ट, इतना पैसा लेके भी इतने कम कमा रहे हो। तो आपकी जो अर्निंग है ना, लोअर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। योर अर्निंग विल लुक लोअर बिकॉज योर कैपिटल इज हायर। तो आपकी, अब देखो कंपनी भी कितना खराब लग रहा है। 10 लाख लेके बैठा है, कम से कम 5,000 6,000 कमाना चाहिए था, ये कमा रहा है 600 रुपए। 5,000 6,000 भी नहीं, 50,000 कमाना चाहिए था इसको। 50,000 की जगह 600 कमा रहा है। ये 10 लाख ए को देते तो ए कितना कमा देगा? तो ये दिक्कत है, ओवर कैपिटलाइज हो जाने से ये दिक्कत है, आपकी कंपनी अनअट्रैक्टिव दिखनी शुरू हो जाती है। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब आप दूसरों के पैसे से, लोन के पैसे से बिजनेस करते हो। क्या यहाँ लोन के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो सब के सब मालिक बन बैठे हैं। यहाँ तो मैं और मेरे 3 दोस्त सभी मालिक है। ये दूसरों का पैसा नहीं है, मालिकों का पैसा है। तो क्या वो बेनिफिट अवेलेबल है कि किसी और का पैसा लो, यूज कर लो और घर चला लो? नहीं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल। आइए इन्वेस्टर्स का दिखते हैं, इन्वेस्टर्स की क्या दुख है। इन्वेस्टर्स को सबसे पहले वही है, कंट्रोल बाय अ फ्यू। कुछ अमीर लोग
ज्यादा शेयर्स खरीदते रहेंगे, क्योंकि देखो रूल ये है ना कि जब भी नया शेयर इशू होता है, जब भी फ्रेश शेयर इशू होगा, तो एग्जिस्टिंग वालों को पहले पूछा जाएगा, और एग्जिस्टिंग वाले को अगर मन करे तो वो और शेयर खरीद सकता है। अब कुछ रिच लोग बार बार शेयर खरीद लेते हैं, वो ज्यादा बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं, और फिर वही है ना, कंट्रोल वो गेन करने का कोशिश करेंगे कंपनी में। तो बाकी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, जो 10 शेयर खरीदते हैं कंपनी में, 20 शेयर खरीदते हैं, उनको उनसे तकलीफ है जो 10 लाख शेयर खरीदते हैं। हाई रिस्क भी है। बताओ हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि डिविडेंड भी मिलने की कोई गारंटी नहीं, और कैपिटल भी, यस, कैपिटल भी मिलने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग लाइन में सबसे पीछे खड़े रहते हैं। इक्विटी याद रखना, ई से इक्विटी और ई से एंड, इक्विटी वाले एंड में खड़े रहेंगे। ई से इक्विटी, ई से एंड, तो लाइन में हमेशा एंड में खड़े रहते हैं। डिविडेंड भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, और कैपिटल भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हम तक आते आते पैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो रिस्क है। एंड अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, आपने बहुत बार देखा होगा शेयर बाजार में शेयर का दाम यूं चढ़ता है और यूं गिरता है, जानबूझ के शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लेट किया जाता है, और फिर लोग जब आ जाते हैं तो ट्रैप में लेके गिरा दिया जाता है। हर्षद मेहता की कहानी में देखे हो, वो वेब सीरीज देखना, स्कैम 1992, बहुत डिटेल में उस चीज को दिखाया गया, कैसे प्राइस की मैनिपुलेशन, कैसे स्पेक्यूलेशन करवाया जाता है, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, अनहेल्दी, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है। तो ये सब काम सिर्फ इक्विटी में हो सकता है, नो वेयर। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ शेयर, एंड दैट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखना, आपको दो बातें याद रखनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2, कि इनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, और इनको कैपिटल भी वापस जब मिलेगा तो ये लाइन में पहले रहेंगे। पी से प्रेफरेंस और पी से पहले। सर पहले तो हिंदी वर्ड है, हाँ ठीक है ना, याद रखने में क्या है, पी से प्रेफरेंस, पी से पहले, ये लोग पहले खड़े रहते हैं। ई से इक्विटी, ई से एंड, वो एंड में खड़े रहते हैं। तो डिविडेंड मिलना हो या कैपिटल वापस मिलना हो, दोनों में ये लोग पहले खड़े रहेंगे। तो ये इनका वही प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटी राइट, इनको प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब इनकी तरफ थोड़ा बायसनेस है, प्रायोरिटी बेसिस पे इनको पैसा मिल रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये लाइन याद रखना। अभी हमने इक्विटी देख लिया है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इक्विटी, और आगे जाके वी विल सी डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट आएगी पार्ट 2, उसमें डिबेंचर्स देखेंगे। तो इक्विटी और डिबेंचर्स के कुछ मिक्स्ड फीचर्स प्रेफरेंस में है, इसीलिए प्रेफरेंस को हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी है, ये एक मिक्स्ड सिक्योरिटी है जिसमें कुछ फीचर्स इक्विटी वाले हैं और कुछ फीचर्स डिबेंचर वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के लिए ये याद रखिएगा जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब चीज मेरे बुक में दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माय बुक, सिर्फ मेरे बुक को रेफर करो, कुछ और इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, डोंट गो टू गूगल, डोंट गो टू दिस प्लेस दैट प्लेस, 10 डिफरेंट प्लेसेस, एक जगह से पढ़ो टेंशन फ्री होके, ठीक है। आइए अब मैं आपको टाइप समझाता हूं, और यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आप भी उन एग्जांपल्स को कॉपी कीजिएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है तो एक अलग से शीट ले लो, हैंडराइटिंग छोटी है तो मेरे बुक में ही आप साथ साथ में लिख सकते हो। देखो टाइप समझते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, देखो दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3। सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव की, और फिर बात करेंगे नॉन क्यूमुलेटिव की। देखो सपोज हमें 100 रुपीज का डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड याद है आपको, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा मुझे मिला उसे डिविडेंड कहूंगा। तो अगर आपको 100 रुपीज का डिविडेंड मिलता है एवरी ईयर, तो यू गेट डिविडेंड, चलो मिल गया, वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर जो है मुझे डिविडेंड नहीं मिला, इफ आई एम हैविंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो नहीं मिला है ये मुझे नेक्स्ट ईयर जोड़ के मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू गेट 200, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर जोड़ करके मिल जाएगा, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो इट्स गॉन, नेक्स्ट ईयर जोड़ करके नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर वाला ही मिलेगा। समझ गए, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, देखो सपोज हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज का, 500 का टोटल प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट बटेगा किन में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पहले किसको मिलेगा सर, पी से प्रेफरेंस, पी से पहले, पहले इक्विटी शेयर वालों को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर वाले प्रॉफिट का हिस्सा लेकर जाएंगे, 500 में से लेट्स से 200 रुपीज ये लोग ले गए, बचा कितना 300। ये किसको मिलेगा सर, इक्विटी वाले, ई से इक्विटी, ई से एंड, तो एंड में इक्विटी वाले आएंगे और इक्विटी वालों को हम लोगों ने लेट्स से 250 दे दिया, इक्विटी वालों को 250 दे दिया। सर अभी भी तो 50 रुपए बचे हैं, अभी भी तो 50 रुपए बचे हैं, बांटने के बाद भी तो 50 रुपीज बचा है, तो वो जो बचा हुआ 50 रुपीज है उसे हम कहते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब जो बांटने के बाद भी बच गया। तो ये जो 50 बचा है ये कौन खाएगा, प्रेफरेंस वाले या इक्विटी वाले? क्या प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, अगर आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, अगर आपने जब प्रेफरेंस शेयर खरीदा था उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि ये पार्टिसिपेटिंग है, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस 50 ऑल्सो। मतलब आपको अपना तो 200 मिला ही, 200 लेने के बाद आप इस 50 में से भी खाने आ गए। लेकिन अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि आपका जो शेयर है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो ये 50 में अपनी नजर मत लगाना, अपना 200 लो और चलते बनो, ये 50 फिर आपका नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आपका शेयर पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग वाले सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले सरप्लस में हिस्सा नहीं मांगेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, पढ़ने का आप पढ़ लो, मैं रीडिंग कर करके नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल क्या है? देखो, दोस्ती को रिश्ते में बदलने का ये तरीका है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। आप हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट आपको बनना है इक्विटी शेयर होल्डर। आपको प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस दोस्ती है, ठीक है, प्रेफरेंस दोस्ती है। और इक्विटी क्या है? इक्विटी तो रिश्तेदारी है, वो आपको वाइंडिंग अप तक निभाना है। प्रेफरेंस का क्या है? आज है कल नहीं है। प्रेफरेंस वालों को तो पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस वालों को पैसे वापस मिल जाते हैं, 20 साल के अंदर अंदर देना ही पड़ेगा। तो ये तो दोस्ती है जो 20 साल में खत्म हो ही जाएगी। लेकिन आपको लगता है यार इस कंपनी से जाने का मन नहीं कर रहा, कंपनी बड़ा पसंद आ गया है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल डालें। तो क्या इस प्रेफरेंस की दोस्ती को आप इक्विटी के रिश्ते में बदल पाएंगे? देखो, अगर आपकी शेयर की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि ये कन्वर्टेबल शेयर है तो कन्वर्ट हो जाएगा, तब प्रेफरेंस से आप इक्विटी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था नॉट कन्वर्टेबल, तो फिर भाई अब आप रिश्ते में नहीं आ सकते, आपको पैसे लेकर के जले ही जाना है। तो वो होता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। रीडमेबल एंड इरिडमेबल क्या होता है? देखो, रिटर्नेबल, रीडमेबल का मतलब होता है रिटर्नेबल, क्या आप पैसा रिटर्न कर सकते हैं? मतलब कंपनी है और कंपनी में ये इंसान ने पैसे डाले थे, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो क्या कंपनी इसको कभी ना कभी पैसे वापस कर देगी? अगर कर देगी तो कंपनी रीडमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, इसका मतलब रीडमेबल प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे वापस हो जाते हैं। सर मतलब ई रिडमेबल वाले को वापस नहीं होते? नहीं होते। तो कोई ई रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदेगा? क्योंकि ई रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, आप कंपनी को पैसे तो देते हो, ठीक है, थोड़ा आपको डर है मन में, ठीक है, आप कंपनी को पैसे तो दे रहे हो, लेकिन आपको पता है कि कंपनी वापस नहीं करेगी ये पैसा। तो कोई क्यों देगा? क्योंकि कंपनी आपको लाइफ टाइम डिविडेंड देते रहेगी, कंपनी आपको लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी डिविडेंड खिलाते रहेगी। तो आप एक तरीके से पैसे एक जगह लगा दो और पूरी जिंदगी डिविडेंड खाते रहो।
दिस इज इरिडीमेबल। कैपिटल इसमें वापस होता है, कैपिटल इसमें वापस नहीं होगा, यही रिस्क है। ठीक है, पूरी जिंदगी डिविडेंड खाओ, कैपिटल नहीं मिलेगा। तो सर ई रिडीमेबल फिर क्या रहेगा, अच्छा है या बुरा है? देखो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है। इंडिया में कैनॉट, कंपनी कैनॉट टेक फाइनेंस फ्रॉम ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इंडिया में 20 इयर्स के अंदर अंदर, 20 इयर्स के अंदर अंदर पैसे वापस करने ही होते हैं। तो इंडिया में रूल है, ठीक है, इंडिया में रूल है, कहां लिखा है? कानून में लिखा है भाई, कंपनीज एक्ट में लिखा है, 20 साल के अंदर अंदर वापस करना ही होगा। तो हम इंडियंस को सोचने की जरूरत नहीं है कि ई रिडीमेबल में जाए या रिडीमेबल में जाए। हमारे लिए इंडिया में सिर्फ ये वाला चलता है, इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल चलता है। बट दुनिया में होते हैं, ई रिडीमेबल भी एक कैटेगरी है, हमारे देश में नहीं है तो क्या हुआ, मतलब कैटेगरी तो है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक करके इशारा दे देना। आइए अब हम लोग एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा, देखो समझ में तो आ जाएगा, बट अगर आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है तो बिफोर इट इज टू लेट, यू टेक एडवांटेज ऑफ लर्न विथ मी सीरीज। ठीक है, और इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा एंड तक मत लेके जाना। इफ यू आर हैविंग डाउट कि मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है, एग्जाम में लिख कर नहीं आ पा रहे, समझ में तो आ रहा है, तो मेक यूज ऑफ दैट। ठीक है, चलो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर में? देखो, इट इज अपीलिंग टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। कॉशियस इन्वेस्टर्स मतलब जो थोड़ा फूक फूक कर कदम रखते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, बेसिकली दोज हु डोंट वांट टू टेक रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली रिस्क जिनको नहीं लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रेफरेंस शेयर बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो कंपनी कैन अट्रैक्ट दीज टाइप ऑफ पीपल जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड उनको आता रहे। ठीक है, रेगुलर फिक्स्ड डिविडेंड उनको आता रहेगा। नेक्स्ट, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। कंपनी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है डिविडेंड देने का। जैसे कि यहाँ पे ये वाले कैटेगरी में देखो, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कंपनी के पास पैसे होंगे तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, फिर होगा तो अगले साल जोड़ कर देंगे। तो कंपनी के पास ना देने का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो कंपनी के पास कोई प्रेशर नहीं है। ईयर नंबर 2 में कंपनी बोल सकती है कि यार इस साल पैसे नहीं है, छोड़ दो, बोल सकती है कंपनी। यू विल हैव टू वेट, यू हैव नो ऑप्शन। कंपनी अगर दिलदार होगी तो अगले साल आपको जोड़ के दे देगी, इफ यू आर हैविंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग तो अगले साल तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई प्रेशर नहीं है वैसा। नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इनको वोटिंग राइट नहीं मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलती है। तो कंपनी में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टर के लिए क्या खास बात है? इन्वेस्टर के लिए ये खास बात है कि इनको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, इस साल नहीं मिला तो अगले साल जोड़ के मिल जाएगा। मोस्टली इंडिया में कोई भी खरीदता है तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही खरीदता है, ताकि इस ईयर अगर मिस हो जाए तो नेक्स्ट ईयर जोड़ के मिल जाए। तो डिविडेंड आपको रेगुलर आता रहेगा। रिस्क थोड़ा लेस है कंपेयर टू इक्विटी। क्यों? क्योंकि पी से पहले खड़े रहते हैं और वो ई से एंड में खड़ा रहता है। तो पहले पैसे हमें मिल जाएंगे, बचेगा तो उन तक जाएगा। तो हम लोगों का रिस्क कंपैरेटिवली कम है। इक्विटी वाले ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, वो लाइन में पीछे खड़े हैं। एंड आप कर सकते हो यस, ये क्यूमुलेटिव वाला का दिया है कि क्यूमुलेटिव शेयर है आपके पास, तब तो आप टेंशन फ्री रहो। 2 साल 3 साल 4 साल भी ना मिले तो 5th ईयर में तो मिल ही जाएगा। तो पैसा मिलना तो गारंटीड है आपको। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, इट इज अ कॉस्टली सोर्स। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कंपनी का इतना खर्चा होता है, बट इस खर्चे को आप टैक्स, इस खर्चे का आप कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। यू विल स्टिल हैव टू पे हायर टैक्स। यहां भी खर्चा कर दिया और टैक्स में भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। परमानेंट बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको डिविडेंड पे करना है। इस ईयर नहीं भी किया तो अगले ईयर जोड़ के करना है। तो एक टेंशन तो है, अभी अवॉइड कर सकते हैं, बट फ्यूचर में तो फिर आएगा ही घूमकर। लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें थोड़े ज्यादा है, क्योंकि ये कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए है, तो यहां नियम कानून ज्यादा होते हैं।
इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दुख की बात है? पहली बात तो कोई वोटिंग राइट नहीं भाई, हमारा पैसा ले रहे हो और हम हमारी बातें भी नहीं सुनते। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, इनको पैसे कभी भी वापस हो सकते। देखो इंडिया में 20 इयर्स में तो होना ही है, बट 20 इयर्स जो है वो मैक्सिमम है, 20 इयर्स से पहले भी पैसे वापस हो सकते हैं। एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या होता है कि जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं और जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, इक्विटी में क्या है, सपोज आपने 100 में बाई किया, ठीक है, सपोज आपने बाई किया 100 में, इसको भी आपने 100 में बाई किया। इक्विटी का क्या होता है, समय के साथ वैल्यू बढ़ता है। इफ इट इज अ गुड कंपनी द वैल्यू विल इंक्रीज, ठीक है। तो जब आप सेल करने जाओगे 10 इयर्स के बाद, तब तक हो सकता है इसकी वैल्यू 5,000 रुपए हो जाएगी, बट इसकी वैल्यू जो है 100 ही रह जाएगी। तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुआ, अप्रिशिएट भी नहीं होता है, डेप्रिशिएट भी नहीं होता है, जहां है वहीं रह जाता है। इक्विटी वालों के यही तो मजे हैं कि उनका 100 रुपए से बढ़ के 5,000 तक पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इक्विटी। बट इक्विटी में रिस्क है कि लाइन में पीछे रहना पड़ेगा, मुसीबत में सबसे एंड में। तो दिस इज अबाउट प्रेफरेंस। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे न्यूली एडेड पोर्शन जो आपका सिलेबस में था वो इंसर्ट हुआ है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बोनस शेयर को समझते हैं। बोनस शेयर को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा। मैं टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग क्लास 11 में जिस तरीके से बनाते थे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, मतलब कंपनी में फंड्स है 1 लाख रुपए के। और बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी दिख रहे हैं। रिजर्व्स का मतलब पहले प्रॉफिट कमाए थे वो प्रॉफिट भी जमा है। कितने जमा है? 50,000 जमा है। तो हमने पिछले 10 साल में थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट जमा किए हैं, और वो जमा होते होते कितने हो गए, कितने हो गए रिजर्व में? 50,000 रुपए। तो फंड्स कितने लगाए? 1 लाख। और पहले के प्रॉफिट कमा कमा के जो जमा किए हैं वो कितने हो गए? 50,000। तो कुल मिला करके, ये भी तो हमारे पैसे हैं, तो कुल मिला करके हमारे पास बैलेंस शीट में ये पोजीशन दिख रही है। मैं और कुछ लायबिलिटी एसेट नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला सीन है, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। अब हम लोग नए सिनेरियो में चलते हैं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी, अब वो जो पैसे जमा है ना, ये जो पैसे जमा है, ये जो पैसे जमा है, कंपनी चाहती है कि इसको कैपिटलाइज कर ले। क्या कर ले? कैपिटलाइजेशन कर ले। कैपिटलाइजेशन मतलब उसको कैपिटल बना ले। किसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कहने का मतलब है रिजर्व्स, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम है रिजर्व्स। इसी को रिजर्व्स कहते हैं, जो आपने कभी बांटा नहीं, जमा कर लिया। तो नाउ द कंपनी वांट्स टू कैपिटलाइज इट, मतलब अब कंपनी का जो कैपिटल है ना वो 1,50,000 हो जाएगा, और जो रिजर्व थे वो निल हो जाएंगे। कहां गए रिजर्व्स? कैपिटल बन गए, कैपिटलाइज हो गए। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। तो अब कंपनी के पास कितने कैपिटल हो गए? 1.5 लाख। अच्छा, तो ये जो 1 लाख था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 1 लाख था, ये पता है 10 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। दिस वाज कंट्रीब्यूटेड बाय 10 शेयर होल्डर्स। 10 लोगों ने 10-10 हजार दे करके 1 लाख रुपए जमा किया था। अब क्या है? अभी भी 10 शेयर होल्डर्स ही है, क्योंकि कोई तो और नया आया नहीं। बट अब उनकी जो वैल्यू थी 10,000 की, वो 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई, ठीक है। तो 10,000 का तो वो पहले से कंट्रीब्यूशन था ही, उनमें से 5,000 और शेयर्स मिल गया उनको, 5,000 की शेयर और मिल गई। तो ये 5,000 की शेयर कैसे मिली? पैसा देना पड़ा? इनको पैसा नहीं देना पड़ा। कंपनी ने कहां से पैसा अरेंज किया? रिजर्व को ही कैपिटलाइज कर लिया। कंपनी ने शेयर होल्डर्स से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। शेयर होल्डर्स को जो शेयर मिला है वो बोनस में मिला है, फ्री में मिला है। तो शेयर होल्डर्स हैव गॉट एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स फॉर फ्री। कंपनी ने कहां से अरेंज किया? कंपनी ने रिजर्व्स में से अरेंज कर लिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, या कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज अनदर वे ऑफ रेजिंग कैपिटल।
So you have raised your capital from 1 lakh to 1,50,000 without taking any single penny from the shareholders. You capitalized your reserve. नेक्स्ट आता है राइट शेयर. राइट शेयर क्या होता है? देखो, हर शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि इससे पहले कि न्यू शेयर्स, जब न्यू शेयर्स जो है ना, न्यू शेयर्स आप मार्केट में ऑफर करने जा रहे हो, उससे पहले यू हैव टू गिव द ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर देना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ये राइट है टू गेट द ऑफर बिफोर द इट गोज टू द मार्केट. अब मार्केट में आप प्लान कर रहे थे शेयर्स 100 रुपए का बेचने का, एक शेयर 100 रुपए में बेचते, आपको एग्जिस्टिंग वाले को जो ऑफर देना पड़ेगा वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे देना पड़ेगा. मार्केट में 100 में बेचने निकलने का प्लान है तो करंट वालों को 80 में देना पड़ेगा एट डिस्काउंटेड रेट. सर ये जो ऑफर है एग्जिस्टिंग वालों को जो देंगे, ये कितने दिन का ऑफर है? ये टोटल 30 डेज का ऑफर है. ठीक है, 30 दिन के अंदर में आपको हाँ या ना करना है. सर अगर हाँ किया तो एग्जिस्टिंग वालों को और शेयर्स मिल जाएंगे. सर अगर ना किया तो फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे क्या करना है. डायरेक्टर्स आर फ्री टू डिस्पोज द शेयर जैसा उनको मन है. सर अगर हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, रिप्लाई ही नहीं दिया तो भी ना मान लिया जाएगा. ठीक है, तो ना मान लेंगे. ठीक है, अगर नहीं भी किया, इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, इट विल बी डीम्ड. डीम्ड का मतलब है अज्यूम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड. जितना मैंने लिख करके दिया है आपको उतना ही पढ़ के जाना है. नथिंग एल्स, नथिंग एक्स्ट्रा. जो बनेगा क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, इतने में से ही बनेगा. ठीक है, तो यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग एल्स, जस्ट रेफर टू माय बुक. दोज ऑफ यू हु डोंट हैव द बुक, नीचे ऐप का लिंक है, ऐप के लिंक से आप बुक एक्सेस कर सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. इस पे आपको केस स्टडी भी बन के आ सकता है, तो आपको थोड़ा अटेंटिवली इसको समझना है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझो. ESOP क्या होता है? बेसिकली कंपनीज नहीं चाहते, यहां पे ध्यान दो, कंपनीज नहीं चाहते कि उनके एम्प्लॉइज किसी दूसरे कंपनी में चले जाए जस्ट फॉर फ्यू 100 रुपीज, कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए दूसरे कंपनी में चले जाए. ये कोई कंपनी नहीं चाहिए. इसीलिए कंपनीज क्या करते हैं, अपने स्टाफ को ऑफर देते हैं कि अगर आप एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 20 इयर्स, अगर आप 20 इयर्स तक हमारे पास काम करोगे ना, तो हम आपको शेयर्स देंगे अपने कंपनी के. हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे. परचेज करने के लिए क्या देंगे? शेयर्स देंगे. मान लो 10,000 शेयर्स देंगे, हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस. प्राइस भी उनको बता दिया जाएगा, बहुत लो रेट पे देंगे. ठीक है, बहुत लो रेट पे देंगे, सपोज 10 रुपीज में देंगे. बट आपको 20 साल तक हमारे पास काम करना होगा, तो हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे, बहुत कम दाम में देंगे, जिसकी मार्केट प्राइस रहेगी 500 रुपए. 500 रुपए मार्केट प्राइस रहेगी, बट हम आपको 10 रुपए में देंगे. तो अब लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, अच्छा मुझे 10 रुपए में मिल जाएगा, मार्केट में 500 का चीज मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, कितना सस्ता है, 490 रुपीज सस्ता है, तो मैं 10 रुपए में खरीद के 500 में बेच दूंगा. और मुझे 10,000 शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब 10,000 क्वांटिटी 10 रुपए में लेके 500 में बेच दो, कितना प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये प्रॉफिट देख करके इंसान कंपनी में ही रहना पसंद करेगा, कंपनी में ही मेहनत करना पसंद करेगा. 20 साल तक मेहनत करो, कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाओ, 500 क्या 600 पर लेकर जाओ, 700 पर लेकर जाओ. जितना मेहनत करोगे उतना ग्रोथ आएगा, उतना शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी वैल्यू बढ़ेगी तो ये 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, 700 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है. आपको तो 10 में ही मिल जाएगा. 10 रुपए में खरीद लो, 700 में बेच दो. कितने क्वांटिटीज? 10,000 क्वांटिटीज. सोचो कितना प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये बेसिकली इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए प्लान है, उसे हम कहते हैं इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर. स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों को मिलता है, जिनके पास कुछ टेक्निकल नो हाउ है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है. जैसे कोविड का वैक्सीन जिन लोगों ने बनाया था, उनके पास कोई हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज था, और जो कंपनी को इस तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको कंपनी देती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो भी
डिस्काउंटेड प्राइस पे। मतलब नॉर्मली हो सकता है कंपनी के शेयर्स का वैल्यू 100 रुपीज हो, बट ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ बड़े नॉलेज वाला कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को, 100 की जगह 80 में मिल जाएगा। तो यू विल गेट शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। बट आप इसको पैसे से नहीं खरीद सकते, इसको खरीदने के लिए समथिंग अदर देन कैश, आपको किसी अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कोई नॉलेज का कंट्रीब्यूशन, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है आपका, जैसे कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने बनाया तो उनका मेडिकल लाइन में एक्सपर्टीज था, उन्होंने फॉर्मूला डिजाइन किया वैक्सीन का, तो वैसा कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, सिर्फ पैसों से नहीं खरीद सकते। एनी वन कैन नॉट बाई इट। हाँ, जब खरीदोगे तब पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये जब डिस्काउंट में दोगे तो यहाँ पे आप कैश दोगे, बट सिर्फ कैश से नहीं। मतलब मैं जाके खरीद सकता हूँ क्या? मैं नहीं खरीद सकता। आप खरीद सकते हो क्या? आप नहीं खरीद सकते। केवल बड़े कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग ही खरीद पाएंगे। अल्टीमेटली पैसा ही देंगे, बट सिर्फ पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। यू हैव टू शो सम टैलेंट। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, खून पसीने का इनाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूली एडेड पोर्शन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये नया पोर्शन है। QIP कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज को पब्लिक से पैसा चाहिए, ठीक है। शुरू में मैंने अपने 3 दोस्तों से पैसे लिए थे, बट अगर मुझे और एक्सपेंशन करना है तो अब दोस्तों से बियॉन्ड जाकर के मुझे पब्लिक को इन्वॉल्व करना होगा। और जहां पब्लिक को इन्वॉल्व करोगे वहां एक बॉडी इंडिया में और इन्वॉल्व हो जाती है, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बहुत टफ लॉज है, और इनके लॉज को क्वालिफाई करना पड़ता है, इनके लॉज को कंप्लाई करना पड़ता है, और फिर ही आप पब्लिक से पैसे उठा सकते हो। बट देखो बॉस, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि इतना नियम को फॉलो करें और बहुत लंबे समय तक रुके, हमें उतना टाइम नहीं है, हमें पब्लिक से पैसा चाहिए, बट इतना नियम नहीं फॉलो कर सकते, इतना सेबी का लॉज नहीं फॉलो कर सकते, बहुत सारे लॉज है इनके, उतना लॉ फॉलो करने का टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। तो what we can do, instead of going to the general masses, what we can do, we can go to qualified institutional buyers. Who are qualified institutional buyers? कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI जिसे कहते हैं, ऐसे लोग हो गए। तो ये ना बड़े लोग हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ये लोग ना रजिस्टर्ड बायर्स है, रजिस्टर्ड होते हैं। कहाँ रजिस्ट्रेशन होती है? सेबी में ही, सेबी में रजिस्टर्ड बायर्स है। ये बड़े लोग हैं, फ्यू थाउजेंड करोड़ लेकर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपको ना एकदम कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं चाहिए, आपको पब्लिक से पैसा चाहिए, बट कॉमन पब्लिक से नहीं, थोड़े हाईफाई लेवल के पब्लिक से। तो हाईफाई लेवल के पब्लिक को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB। तो QIB से आप लोग पैसा उठा सकते हो। यहां लॉज नहीं रहेंगे क्या? लॉज रहते हैं, यहां पे भी लॉज रहते हैं, बट थोड़े लो लेवल के, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना इसमें, कि आपको सेबी ज्यादा लॉ फॉलो करने नहीं बोलेगी। सेबी कहां लॉ फॉलो करने बोलती है? जहां आम आदमी आ जाता है, क्योंकि आम आदमी को कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। आम आदमी क्या खरीद लेगा, पैसे डूब जाएंगे तो रोना स्टार्ट कर देगा। आम आदमी का क्या है, वो तो आम आदमी है। लेकिन QIB ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, तो जहां ऑलरेडी एक से एक 30 मार खान लोग हैं, वहां इतने नियम कानून का जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर लर्नड इनफ टू अंडरस्टैंड बिग थिंग्स। तो सेबी उतना इनको प्रोटेक्ट करने नहीं आता है, क्योंकि वो पहले से स्ट्रांग लोग हैं। सेबी प्रोटेक्ट कहां करने जाता है? आम इंसान को। तो ये होता है QIP। अब कोई कंपनी QIP क्यों फॉलो करेगी? कोई कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यों लाएगी? QIBs को शेयर्स क्यों बेचेगी? QIBs के थ्रू पैसे क्यों उठाएगी? इसके कुछ कारण है। सबसे पहला तो फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं, इसी देश में आपको बड़े लोग मिल जाएंगे। दूसरा, आपको फास्ट ये काम हो जाएगा, कम लॉज के साथ ये काम हो जाएगा। सेबी का लॉ फॉलो करने में काफी टाइम लग जाता है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, उतना प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं। फास्ट एंड स्टडी वे में आप ये काम अपना निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत
ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक से बात करने की जरूरत नहीं है, QIBs ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक से एक फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं इनके पास। तो दे आर स्मार्ट पीपल, यू डोंट नीड टू डील विद मासेस, यू ओनली नीड टू डील विद क्लासेस, हाई क्लास लोग हैं, ठीक है। एंड लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि लीगल प्रोसीजर्स एंड ऑल ये कम है यहाँ पे, तो लेस एक्सपेंसिव है, फास्ट भी है, लेस एक्सपेंसिव भी है, और कम लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उतना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द QIBs, तो इट इज फास्ट ऑल्सो। तो बेसिकली जल्दी हो जाता है काम, लेस प्रोसेस में हो जाता है काम, और सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ होता है काम, तो इसलिए कंपनीज मासेस के पास ना जाके क्लासेस के पास जाती है। सर तो फिर मासेस के पास जाते ही क्यों है? देखो, मासेस के पास इसलिए जाते हैं ना क्योंकि जब आपकी कंपनी मासेस के पास जाएगी तो सेबी के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, और सेबी के लॉज क्लियर कर लिया तो कंपनी का अलग रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में, कंपनी का अलग रेपुटेशन बन जाता है क्योंकि कंपनी ने सेबी के टफ नॉर्म्स को पूरे कर दिए हैं। इसका मतलब कंपनी में कोई घोटाला नहीं चल रहा है, कंपनी ने ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दिया है। सो कंपनी का एक अलग रेपुटेशन रहता है, तो इसीलिए कभी कभी मासेस के पास भी जाते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर द मास, दिस इज फॉर द क्लास। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जो आपने पहले प्रॉफिट कमाया उसी को आप कभी कभी रिटेन कर लेते हो फॉर फ्यूचर। तो आपने 2024 में 1000 रुपीज कमाया था, अब आप क्या करोगे, इसमें से कुछ पैसा आप डिविडेंड में बांट दोगे, यू विल गिव इट एज डिविडेंड, ठीक है। लेट्स से आपने 400 रुपीज बांट दिया, बाकी 600 का क्या, बाकी 600 रुपीज जो बच जाता है वो सरप्लस होता है, और उस सरप्लस को आप फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको एक्सपेंशन करना, उसके लिए आप 600 रखना चाहते हैं, इसी फ्यूचर वाले को हम लोग कह रहे हैं रिटेन अर्निंग। तो जो पैसा नहीं बांटा डिविडेंड में वो है रिटेन अर्निंग, ठीक है। इस तो बेसिकली यही है, इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी प्रॉफिट होगी उतना आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, डिप्लॉय इट बैक टू रिटेन मोर। 1000 है तो 600 रुपए रिटेन किया, 10,000 होते हैं तो 6,000 रुपए रिटेन करते हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा रिटेंशन हमारा बढ़ेगा, ठीक है। न्यू कंपनीज के पास जनरली ये ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं होगा, न्यू कंपनी होना, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटेन अर्निंग नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं तो वो ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1000 में से ज्यादा पोर्शन डिविडेंड में दे दोगे तो फिर रिटेंशन कम होगा, ठीक है। हाँ, फ्यूचर प्लान्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिटेन करेंगे। जैसे ब्रिटानिया, आज के डेट में ब्रिटानिया कुछ भी रिटेन नहीं करता। ब्रिटानिया का अगर आप शेयर देखोगे ना, जितना जितना प्रॉफिट कमाता है ऑलमोस्ट पूरा बांट देता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जितना कमाता है उतना पूरा बांट देता है, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान नहीं है, एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है उनका, तो वो ज्यादा रिटेन नहीं करते। आप देखना हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखना, जितना प्रॉफिट कमाते हैं 90% बांट देते हैं, बट रिलायंस को देखो, रिलायंस 90% बांटता नहीं है, रिलायंस बहुत थोड़ा बांटता है, कभी कभी तो बांटता ही नहीं है। रिलायंस 90% रिटेन कर लेता है क्योंकि उसके फ्यूचर में बड़े प्लान है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्लान्स योर रिटेन अर्निंग विल फ्लक्चुएट। मेरिट्स देख लेते हैं हम लोग, कंपनी के लिए क्या फायदा है इसमें। कंपनी के लिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यही आप QIPs में जाते हैं या मासेस के पास जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कितने नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ये अपना ही पैसा है, चुपचाप रख लो, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी एसेट्स, कहीं कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं, और इससे कंपनी का नाम बनता है मार्केट में, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। जिस कंपनी के पास खुद का रिटेन अर्निंग है उसको फिर अगर पैसे कहीं उठाने भी पड़े, बोरो करने भी पड़े, और एक्स्ट्रा फंड्स अगर चाहिए, बोरो करने जाओगे तो बैंक खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि आपके पास खुद के बहुत रिटेन अर्निंग्स है। शेयर होल्डर्स के लिए क्या खास बात है इसमें, शेयर होल्डर्स को सेफ्टी फील होगा, शेयर होल्डर्स को लगेगा कि हमारा पैसा ऐसे कंपनी के पास है जिसके पास खुद के काफी रिजर्व फंड्स है, तो पैसे डूबने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, अगर डेफिशिएंसी होता है, किसी साल में डिविडेंड नहीं मिलता है, तो रिटेन अर्निंग वाले कंपनी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड दे देगी, ठीक है। एंड
यस, शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। ये रिटेन अर्निंग कहां जाएगा? फ्यूचर एक्सपेंशन में जाएगा। फ्यूचर एक्सपेंशन का बेनिफिट होगा, यस होगा। तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। So basically, we are going to stop at this point in this video. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करके रखो, एंड देन वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो।